हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हिस्टामिन से रिलेटेड जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स थे वो पूरे ख़त्म कर चुके हैं हम लोगों ने H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, H2 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इन तीनों के बारे में पढ़ दिया है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछो मत कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे भी जीपेट वगैरह में भी जो है DI वगैरह में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नियोप्लास्टिक मतलब होता है नियो प्लास्टिक। अब देखिए ध्यान से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नियो मतलब न्यू, प्लास्टिक मतलब ग्रोथ, न्यू ग्रोथ, ठीक है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, उसे बोलते हैं हम नियोप्लास्टिक। और अगर इसके पीछे हम एंटी लगा दें तो ये हो जाएगा अगेंस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट न्यू ग्रोथ, सिंपल, ठीक है। मतलब नई ग्रोथ के अगेंस्ट हम कोई भी काम करें उसे हम बोलते हैं एंटी न्योप्लास्टिक। अच्छा, न्योप्लास्टिक जो वर्ड है आपका वो कैंसर के लिए भी, एंटी कैंसर के लिए, सॉरी कैंसर नहीं, एंटी कैंसर के लिए जो एंटी न्योप्लास्टिक है, एंटी न्योप्लास्टिक जो है उसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं या एंटी कैंसर एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग या एंटी कैंसर एजेंट्स, ठीक है। अब देखिए कैंसर जो वर्ड है आपका, कैंसर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंसर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रोग। अब देखिए मैंने हिंदी भी बता दिया आपको, ठीक है, कर्क रोग। देखिए कैंसर क्या होता है, कैंसर से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आपको ट्यूमर के बारे में, ठीक है। कैंसर से पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूमर के बारे में। देखिए ट्यूमर को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म, देखिए नियोप्लाज्म क्या होता है? देखिए नियोप्लाज्म का मतलब होता है या ट्यूमर का मतलब होता है एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू या मास ऑफ टिश्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है कि हड्डी का बढ़ जाना, ठीक है, बोन का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, बोन इनलार्जमेंट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। यहाँ पर जो वर्ड है, जो ध्यान देने वाला वर्ड है वो है आपका टिश्यू, ठीक है, इसका ध्यान रखना। टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है और वो ग्रोथ भी कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर अगर आप ध्यान दे सकेंगे कि ये देखिए एक इस तरह का एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू है, तो ये क्या है? ये ट्यूमर है। अब देखिए, लेकिन अब ये ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर को हम बोलते हैं नॉन कैंसरस। ये कैंसर को मतलब कैंसर करने वाला, कैंसर कॉजिंग नहीं होता है। और जो मैलिग्नेंट होता है आपका वो होता है कैंसरस, ठीक है, ये कैंसर को कॉज करता है। तो दो तरह के हैं। इसके लिए हम एक बायोप्सी, एक टेस्ट आता है, उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि भैया ये बिनाइन कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है, सॉरी बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। और जिसके जैसा जैसा होता है उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं। अगर वो बिनाइन है या नॉन कैंसरस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, और अगर वो मैलिग्नेंट निकलता है, कैंसरस निकलता है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैलिग्नेंट के लिए या कैंसरस के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज़ होने वाले जो भी एजेंट्स होते हैं, अब देखिए उनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक एजेंट, एज सिंपल एज डैट। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के मैं कैंसर की बात करूं कि कैंसर क्या होता है, ये कैंसर किस बला का नाम है। देखिए कैंसर जो है आपका, कर्क रोग जिसे हम कहते हैं, वो है जब भी डीएनए में, अब कैंसर क्यों होता है? देखिए अभी तक कैंसर का स्पेसिफिक कॉज पता नहीं लग पाया है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आपको जो है पेस्टिसाइड्स जो हम लेते हैं फूड में उससे कैंसर होता है, लेकिन एक सेट जो रूल है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। सेट रूल बोले तो कि मैं अगर एक दिन में 2 सिगरेट पीता हूँ और ऐसा मैं 5 साल तक करता हूँ तो मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा कहीं पर भी दावा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन में 6-6 सिगरेट पी जाते हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इस कैंसर सिगरेट पीना बहुत अच्छा है, पियो सिगरेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक सिगरेट पीने वाला इंसान और एक जो
स्मोकिंग नहीं करता है, बहुत अंतर है दोनों में, हर तरह से अंतर है। हर तरह की लाइफ जो है, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को जो है, जो स्मोकर है वो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता एज़ कम्पेयर टू जो नॉन स्मोकर पर्सन है। ठीक है, तो स्मोकिंग तो नो डाउट वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं पर भी ये है, इसके लिए क्या है कि आप प्रोन हो जाते हो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप कैंसर के लिए प्रोन हो जाते हो, आपको कैंसर हो सकता है बहुत आसानी से एज़ कम्पेयर टू जो स्मोकिंग नहीं करता है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो मुझे कभी भी ओरल कैंसर या माउथ कैंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैंसर का कोई सेट अभी रूल नहीं है कि भैया ये करो और कैंसर होगा, या ये करो तो कैंसर नहीं होगा, कोई रूल नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखिए कैंसर में होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 हेल्दी सेल हैं, फॉर एग्जांपल ये एक हेल्दी सेल है, ठीक है, ये बहुत खुश एकदम हेल्दी सेल है, ठीक है, और ये जो दूसरी है ये आपकी कैंसर की सेल है। ठीक है, ये क्या है आपका कैंसर का सेल है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों में जो डीएनए होता है, मेन प्रॉब्लम, मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस डीएनए से पता लगता है। ध्यान से समझिएगा, इस डीएनए में जो एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिन ये जो होते हैं आपके, इनके कोरिलेशन में दिक्कत होती है। अब देखिए क्या बात बोल दी मैंने, इनके कोरिलेशन में दिक्कत होती है। ये जो डीएनए है इनमें जो एडिनोसिन है, एडी जो आपने पढ़े हैं, है ना, वो उनके कोरिलेशन में अगर प्रॉब्लम आ जाए। अब जो नॉर्मल सेल है उसमें क्या होता है आपका, ध्यान से समझना, नॉर्मल सेल में कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसे ही एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसेस होती है। एक कुछ टाइम बाद इनका एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस मतलब बोलते हैं कि सेल डेथ हो जाना। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, सेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नए सेल बनते हैं। लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसकी अनकाउंटेबल ग्रोथ होने लग जाती है। क्या ग्रोथ होने लग जाती है, अनकाउंटेबल, मतलब सेल जो है इमॉर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, और एपोप्टोसिस तो यहाँ होती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा सेल बनते रहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो जब सेल बनते रहते हैं तो जो है टिश्यूज़ ग्रोथ होने लग जाते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड जो है सेल्स बनने लगती है और हमें कैंसर हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। देखिए कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, तो जब भी किसी को कैंसर आइडेंटिफाइड होता है तो ऐसे नहीं कि एक डॉक्टर बैठा है और जो है कान में पेन डाले और वो बता रहा है आपको कि भैया तुम एक काम करो, ये 3 टैबलेट ले लो, इससे जो है आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पूरी बेंच बैठती है। ठीक है, उस स्पेसिफिक जो बंदे का, बच्चे जो इंसान का कैंसर है उस पर बात की जाती है कि भैया कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, क्या इसकी फैलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना ये फैल चुका है, और इसमें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है या इसमें आपका कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी मतलब केमिकली प्रोसेस एक होती है। ठीक है, बैठा रहता है उसमें पेशेंट और जो है उसको यहाँ पर जो है इंट्रावीनियसली जो है ड्रिप चढ़ा दी जाती है और उसको कॉन्टीन्यूसली जो है केमिकल्स देते रहते हैं। हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कीमोथेरेपी नहीं करानी चाहिए। अरे भैया कीमोथेरेपी में कोबरा का जहर पिला देते हैं, कोबरा का जहर डाल देते हैं, कीमोथेरेपी से आदमी मर जाता है, कैंसर से मरे ना मरे कीमोथेरेपी से मर जाता है। ये सब जो है मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी से 99% लोग जो हैं, अब मैं 99 किस एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, 99% लोग कैंसर से इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि वो कीमोथेरेपी नहीं करते हैं, कीमोथेरेपी नहीं कराते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई हमारे पास डेटा भी नहीं है कि जितने लोग ने कीमोथेरेपी करी है 99% बच जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देखिए वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि भैया आपको कीमोथेरेपी की ओर जाना चाहिए तो कीमोथेरेपी कराने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, इस मिस इन्फॉर्मेशन से प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी बचाइए और ख़ुद को भी बचाइए। ठीक है, हमारा जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा अब तरक्की कर चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैंसर है इसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, या उसको हम बोलते हैं, उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। अब क्या क्लासिफिकेशन होता है मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो
ध्यान से समझिएगा, ये 5 तरह के जो हैं, सॉरी 7 टाइप के इनके क्लासिफिकेशन में आते हैं। 7 जो है ये क्लासेस हैं। जैसे सबसे पहले एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट, मिसलेनियस कंपाउंड, हॉर्मोन्स और इम्यूनोथेरेपी। धीरे धीरे हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्काइलेटिंग एजेंट में होता क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट करते क्या हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें। एल्काइलेटिंग एजेंट जो हैं वो ऐसे एजेंट हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है आपका, वो जो है डीएनए में अटैच हो जाता है, डीएनए में जाके जो है अटैच हो जाता है। ये बड़ा गंदा सा डीएनए है, ठीक है, ऐसा डीएनए भगवान किसी को ना दे, ठीक है। ये डीएनए में जाके अटैच हो जाता है और एक प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। अब देखिए, इस क्रॉस लिंकिंग के वजह से क्या हो जाता है, सेल रेप्लिकेट नहीं हो पाता, रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है आपका, रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, जिससे सेल डेथ हो जाती है, सेल खत्म हो जाती है। हमको क्या करना है, सेल को मारना है, हमें क्या करना है, सेल को मारना है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट के साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट तो हर कीमोथेरेपी में जितने भी मेडिसिन या ड्रग प्रोड्यूस करते हैं सबकी हैं, लेकिन एल्काइलेटिंग एजेंट में क्या है ना कि आपको जो है डीएनए, एल्काइलेटिंग एजेंट को ये नहीं पता है कि भैया ये जो है कैंसर वाला सेल है या ये नॉर्मल सेल है। अब देखिए, सेल तो सेल है, कोशिका तो कोशिका है, तो जब हम एल्काइलेटिंग एजेंट लेंगे तो वो आपके कैंसरस सेल को भी किल करेगा और जो नॉन कैंसरस सेल है उसके डीएनए में जाके उसमें भी क्रॉस लिंकिंग करा के उसको भी रेप्लिकेट होने से रोकेगा और उसकी भी डेथ होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इसके साथ साथ जिसे बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ऐसे ही जो है आपके इसमें जो कैंसरस सेल्स हैं उनके साथ साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं आपके, ठीक है। इनके भी सब डिविजन्स होते हैं, 4 टाइप के ये होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम सीधे डायरेक्ट जंप करते हैं अपनी ड्रग्स की ओर, क्योंकि ड्रग इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो इंपॉर्टेंट है हमें वही पढ़ना है ज़्यादातर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रग, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है इसमें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली जो ड्रग है उसका नाम है मैक्लोरिथामाइन, ठीक है। मैक्लोरिथामाइन, ध्यान से समझिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक जो है आपका CH3 ग्रुप हो गया है, ये अमाइनो ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन है, और जो है यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं CH2 के साथ। किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो इस तरह भी लिख सकता है, CH3 नाइट्रोजन, ठीक है, CH2 और Cl, और यहाँ भी लिख सकता है CH2 सेम, CH2 और Cl। देखिए एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आएगा। चूँकि आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है, स्टार मार्क लगा हुआ है, तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। तो ये इसकी सिंथेसिस है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है मिथाइलामाइन, मिथाइल मतलब CH3 और अमाइन मतलब NH2, ठीक है। इसके 2 मोल लेंगे हम यहाँ पर। ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। अब बहुत लोग कहेंगे इथाइलिन है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो IUPAC नेम नहीं है तो इतना टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड है, ये एक कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मैंने लिखा भी नहीं है। अब ये कैसे बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका है CH3 NH2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ NH और H, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है O, यहाँ पर क्या है आपका CH2, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपका CH2, ठीक है, और इसके हम 2 मोल ले रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन भी, क्योंकि 2 मोल है तो 2 ऑक्सीजन होंगे, तो दोनों के साथ रिएक्ट करके OH बना देगा, और ये जो 2 CH2 हैं ये इसके दोनों तरफ ऐड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऊपर आ जाएगा CH2, एक ये वाला CH2, और फिर उसके बाद वाला CH2, और फिर जो है OH, और क्योंकि 2 मोल है तो सेम ये चीज़ नीचे भी होगी, CH2 और OH। तो ये जो कंपाउंड है आपका कहाँ गया, ये वाला जो कंपाउंड है ये बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद SOCl2 की प्रेजेंस में ये जो OH ग्रुप है रिप्लेस हो जाएंगे किससे, क्लोरीन से। कौन से वाले OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है दोनों, ये रिप्लेस हो जाएंगे Cl2 से, और बन जाएगा हमारी सिंथेसिस हो जाएगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की।
देखिए बहुत आसान है, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, बस आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है ये CH3 ग्रुप लगा है, लिपोफिलिसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। और इसमें जो 2 क्लोरो इथेन जो ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों जो 2 क्लोरो इथेन ग्रुप है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये बनाते हैं एजीरीडाइनियम सॉल्ट, ध्यान से समझिएगा, क्या बनाते हैं, एजीरीडाइनियम सॉल्ट, ठीक है। यही इसका राजा है। इसका जो SAR है, SAR का नाम सुनते ही जो है मैक्लोरइथामाइन का SAR का नाम सुनते ही आपको याद रखना है एजीरीडाइनियम। एजीरीडाइनियम का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको, NH2 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये आयन है आपका, ठीक है। तो ये जो एजीरीडाइनियम सॉल्ट है आपका, यही सब काम करता है, यही जो है जाता है DNA को क्रॉस लिंकिंग करता है, ठीक है, और रेप्लिकेट होने से बचा देता है किसको, DNA को, किसको, सेल को, ठीक है, और सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो आपका 2 क्लोरो इथेन है आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये जो नाइट्रोजन आयन है ये भी एजीरीडाइनियम, मतलब सारी कहानी आपको गढ़नी है एजीरीडाइनियम के आसपास, ठीक है। और ये जो Cl2 है आपका, ये Cl2 क्या करता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है, जिसके वजह से जो बाइंडिंग होती है वो प्रॉपर होती है। हाँ, अगर हम यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस कर दें, या हम रिप्लेस ना करते हुए जो है यहाँ पर कोई पोलर ग्रुप ऐड कर दें, ठीक है, कोई भी पोलर ग्रुप, पोलर मतलब वाटर सॉल्यूबल H2O लविंग ग्रुप ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो अटैचमेंट है या जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, लेकिन जो टॉक्सिसिटी आ रही है या जो सिस्टमिक आपका साइड इफ़ेक्ट आ रहा है आपका, वो जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो सकता है, किससे, अगर हम यहाँ पर पोलर ग्रुप ऐड करें, H2O लवर, ठीक है, पोलर ग्रुप ऐड करें, या आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो पोलर ग्रुप, ठीक है। अगर हम पोलर ग्रुप ऐड करते हैं तो जो है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सिंपल सा SAR है। यूजेस की मैं बात करूँ तो ये जो है आपका ब्लड कैंसर में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैंसर तो आपको देखिए यूजेस में आपने हर जगह कैंसर लिखना है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है कि कौन सा कैंसर किस में यूज़ होता है, तो आप अलग अलग बदल बदल के कैंसर लिखिए, किसी में ल्यूकीमिया लिख दीजिए, किसी में ब्रेस्ट कैंसर लिख दीजिए, किसी में प्रोस्टेट कैंसर लिख दीजिए। देखिए स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं, आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना है चीज़ों को, जो आपको याद करना है वो आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे ये एजीरीडाइनियम का स्ट्रक्चर है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, लेकिन अगर आप यूजेज में थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम ड्रग की बात कर रहे हैं। दूसरी ड्रग है आपकी साइक्लोफॉस्फामाइड, कोई भी स्टार मार्क नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका मेल्फेलिन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, बाकी तो आप जो है यूजेज अगर इसका आ जाएगा तो आप जो है कैंसर, कोई भी कैंसर डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है आपका क्लोरेम्ब्यूसिल, ध्यान से नाम समझिएगा, क्लोरेम्ब्यूसिल एंटी कैंसर ड्रग है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया बुसेल्फिन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, हालांकि इसमें स्टार मार्क नहीं है और आसान से स्ट्रक्चर है इसमें। ये जो बॉन्ड है आपका, ये जो तीर जैसा दिखा रहा है आपका ये, ठीक है, यहाँ भी है, इस साइड भी है, ठीक है। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने बहुत पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई होगी उसमें बताया था, दोबारा बताने की ताकत है नहीं मुझ में, ठीक है, और यहाँ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका थायोटेपा, अब देखिए कैसा नाम है, थायोटेपा, ठीक है। थायो ग्रुप होना चाहिए इसमें, देखिए थोड़ा बहुत तो नाम से भी अंदाज़ा आ जाएगा, थायो ग्रुप, S ग्रुप, ठीक है। और बाकी ये जो है रिएक्शन है इसकी, स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये है आपकी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो है, ख़त्म है, इसका एक टॉपिक है ये अभी, ठीक है। आगे हम इसके अलग अलग पढ़ेंगे, अभी तो हमने एल्काइलेटिंग एजेंट का पढ़ा है, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।